गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट प्रथम वर्ष के जो भारतीय राजनीतिक विचारक वाला जो अध्याय है, जो आपकी पुस्तक है, उसमें गांधी जी को लेकर के अपन चर्चा कर रहे थे और गांधी जी के जो महत्वपूर्ण जो विचार थे उन विचारों को अपन ने जानने का, समझने का प्रयास किया। गांधी जी के जो महत्वपूर्ण जो विचार थे उनको अपन ने देखा था। प्रीवियस क्लास में अपन ने चर्चा की थी गांधी जी के आर्थिक विचारों को लेकर के। आज अपन चर्चा करेंगे गांधी जी के सामाजिक विचारों को लेकर के, क्योंकि जब अपन विचारक का अध्ययन अपन जब करते हैं तो अपन ये देखते हैं कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को किस दृष्टिकोण से वो देखते थे और उस दृष्टिकोण से जिसमें देखते थे उसमें किस प्रकार की सुधार की जो संभावनाएं थी, किस क्षेत्र में किस प्रकार का सुधार हो सकता था, किस प्रकार की जो समस्याएं हैं जो भारत के किसी भी पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, तो उनको किस तरीके से वो जर्जर कर रही है और उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं हल्का सा आपको प्रीवियस जो क्लास थी अपनी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें, केवल और केवल यहाँ पे उनके जो मुख्य बिंदु थे उनको आपके सामने रखूंगा। आर्थिक जो विचार थे, आर्थिक विचार जो अपन ने देखे थे गांधी जी के, तो सबसे पहले अपन ने देखा था गांधी जी किस चीज़ का विरोध करते थे? पूंजीवादी व्यवस्था का। पूंजीवादी व्यवस्था कह दिया, पूंजीवाद का विरोध। पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध क्यों करते थे, ये आप अपने मस्तिष्क में इस प्रकार का सवाल कीजिए कि गांधी जी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध क्यों करते थे, इसके पीछे कारण क्या है। वो कारण जो था वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। आप एक बार पुनः आप प्रीवियस क्लास में जाने का प्रयास करें और उसको समझने का प्रयास करें। दूसरी चीज, मैंने इसके मुख्य जो बिंदु थे आर्थिक सुधार के रूप में, वो मैंने बताया था गांधी जी औद्योगिकीकरण जो था इसका भी विरोध करते हैं। अब गांधी जी औद्योगिकीकरण का विरोध क्यों करते हैं? इस औद्योगिकीकरण का या औद्योगिकीकरण के बाद जो मशीनरी युग आया था, उस युग मशीनरीकरण का जो युग था उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो नकारात्मक प्रभाव क्या था वो आप खुद तलाश करने का प्रयास करें प्रीवियस क्लास में जाकर के। नेक्स्ट है, अपने देखा था गांधी जी जो थे वो कुटीर जो उद्योग थे का समर्थन करते थे। अब आप देखिए गांधी जी कुटीर उद्योगों का समर्थन क्यों करते थे, तो मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि गांधी जी क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं। वो कैसे, वो आप इसका जो आंसर है वो आप खुद तलाश करने का प्रयास करें। इसके बाद अपने देखा था गांधी जी का अपरिग्रह का सिद्धांत, और मैंने बताया भी था कि ये सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करें कि गांधी जी का अपरिग्रह का सिद्धांत जो था वो क्या था। इसके बाद था वर्ग सहयोग पर बल। अब गांधी जी वर्ग सहयोग पर किस प्रकार का बल देते हैं, मैंने कार्ल मार्क्स का उदाहरण भी दिया था कि कार्ल मार्क्स जो था वो वर्ग संघर्ष की बात करता है कि दो वर्ग जो होते हैं उनमें हित जो होते हैं, हितों को लेकर के हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। जबकि गांधी जी क्या कहते हैं, दो वर्गों के जो हित हैं वो विपरीत हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन टकराव जो है वो उस स्थिति में नहीं होता, उनमें सहयोग भी देखने को मिलता है। और इसके बाद एक मैंने सिद्धांत और बताया था जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसके बारे में भी गांधी जी विचार करते हैं। तो आप गांधी जी के आर्थिक विचारों में ये दो सिद्धांत जो है, अपरिग्रह का सिद्धांत कह दीजिए इसको, या ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, इनको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। क्योंकि अपन जो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, वो पढ़ी हुई चीज़ों को अगर इस क्लास के साथ अगर नहीं जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से आपका जो अध्ययन है वो सार्थक नहीं होगा। इसलिए अध्ययन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आपको ये करना होगा कि आप जब भी अगली क्लास का अध्ययन जब करते हैं, अगले चैप्टर का जब अध्ययन करते हैं, तो प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था उसका आप अपने मस्तिष्क में एक हल्का सा जो रिवीजन है, उसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं
उनका आप रिवीजन कीजिए, ताकि उन बिंदुओं की जो कार्यशैली, उसके अंदर की जो कार्यशैली, उसकी जो रूपरेखा है वो आपको आसानी के साथ याद रह जाएगी। आप अपने शब्दों के माध्यम से उस चीज को अच्छी तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं, अर्थात व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो था गांधी जी के आर्थिक विचारों को लेकर के। अब अपन चर्चा करते हैं गांधी जी की जो सामाजिक जो विचार हैं। अब आपको यह देखना है कि उस समय भारत की जो सामाजिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। यानी कि जब अपन गांधी जी के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर से अपने अंदर अपने सामाजिक विचार का मतलब होता है समाज की स्थिति कैसी थी, समाज की स्थिति के बारे में बताया गया। समाज की जो परिवेश है, या अपन स्थिति कह सकते हैं या इसको समाज का परिवेश भी कह सकते हैं। समाज का परिवेश कैसा था, परिवेश कैसा था। अब यहां अपन जब चर्चा करते हैं तो गांधी जी का कार्य जब अपन देखते हैं 2 अक्टूबर 1869 से लेकर के 30 जनवरी 1948 तक का जो समय था, ये गांधी जी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय। यहां इस समय 1869 से लेकर के 1948 तक की अगर हम चर्चा करें तो उस समय भारत के समाज का परिवेश कैसा था। अब भारत के समाज में अपन ने पहले भी बहुत सारे विचारकों का अध्ययन किया, तो अपन ने देखा है भारत में कह सकते हैं अपन अनेक प्रकार की बुराइयां थी, अनेक प्रकार की बुराइयां थी, अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं या परंपराएं हैं, ये समाज पे धीरे धीरे हावी हो रही थी। यानी कि जब अपन 19वीं शताब्दी का या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का जब अपन अध्ययन करते हैं, उस समय की जो भारतीय समाज की जो स्थिति थी वो इतनी दयनीय थी कि भारत की जो बुराइयां थी, जिसके कारण भारत की जो संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था जो थी वो खोखली हो चुकी थी। यानी बुराइयां इतनी हावी हो चुकी थी, कुरीतियां, परंपराएं, यानी स्वस्थ परंपराएं जो थी वो पीछे, यानी स्वस्थ परंपराओं को पीछे धकेलते हुए जो बुरी परंपराएं जो थी वो हावी हो गई थी, जिसके कारण भारत की जो सामाजिक व्यवस्था जो थी वो खोखली हो चुकी थी। अब ऐसे परिवेश में गांधी जी जो है वो एक समाज सुधारक के रूप में, यानी समाज को सुधारने का बीड़ा उठाते हैं। गांधी जी से पहले भी अनेक विचारक हुए जिन्होंने समाज सुधार के लिए सराहनीय कार्य किए, अर्थात समाज सुधार की दिशा में कार्य किए। लेकिन गांधी जी के जो विचार हैं सामाजिक सुधार को लेकर के, उनका यथार्थ रूप में अपने को जो प्रभाव है समाज में वो दिखाई देता है। यानी गांधी जी का जो समाज सुधार के संदर्भ में जो प्रयास जो थे वो यथार्थ रूप में हमें दिखाई देते हैं, और समाज में उनका जो प्रभाव है वो भी अपने को दिखाई देता है। अब गांधी जी समाज में किस प्रकार के सुधार की चर्चा करते हैं, समाज में ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जिसके कारण समाज की जो व्यवस्था, एक स्वस्थ व्यवस्था जो थी वो जर्जर हो चुकी है, खोखली हो चुकी है। तो इसलिए अपन गांधी जी के जब सामाजिक विचार पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बननी चाहिए। सामाजिक विचार का मतलब होता है समाज का परिवेश। उस समय का जो दौर था, उस दौर में उस समाज, यानी संपूर्ण भारतीय समाज की चर्चा है, किसी एक समाज की चर्चा नहीं की जा रही है। संपूर्ण भारतीय समाज का जो परिवेश है वो कैसा रहा था, उसमें किस प्रकार की गतिविधियां थी। एक स्वस्थ समाज, यानी एक अच्छे समाज की जब अपन परिकल्पना करते हैं, एक विचार उत्पन्न करते हैं, तो एक अच्छे समाज को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, या एक अच्छे समाज को बनने से ऐसी कौन सी कमियां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी परंपराएं हैं जो एक समाज को अच्छे बनने की बजाय बुरा बनाती है। अर्थात बुराइयों का जो आवरण है वो किस प्रकार से समाज के ऊपर छाया हुआ है, और उन बुराइयों को, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने समाज में किस प्रकार के जो प्रयास किए, वो प्रयास हम आज की इस क्लास में पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक जो है वो अपने साथ रखें। मैं इनके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले जब हम सामाजिक विचारों की चर्चा करते हैं तो अपने सामने आता है गांधी जी अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का निवारण की चर्चा जो थी वो अपन देखते हैं। अस्पृश्यता का
निवारण। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत की जो चर्चा की जा रही है उसकी बात हो रही है। अब देखिए, अपन अस्पृश्यता की बात करते हैं तो गांधी जी अस्पृश्यता के निवारण की चर्चा की गई। और भारतीय संविधान को जब अपन पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान में गांधी जी के इस विचार जो था अस्पृश्यता के निवारण के लिए, इसको भी स्थान दिया गया है। अपन जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 17 है उसमें अस्पृश्यता के निवारण की जो बात है वो कही गई है, यानी किसी के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। अब देखिए गांधी जी क्या कहते हैं कि जो अस्पृश्यता है इसमें आप देखते हैं कि समाज के अंदर जो कमजोर या दलित जो पिछड़े जो लोग हैं उनके साथ जो उच्च जाति के या कहें या उच्च कुल के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, जिसके कारण अब ये देखिए इस घटना के कारण ये जो उनके साथ अन्याय हो रहा था समाज के अंदर जो पिछड़े हुए जो लोग थे, इसके कारण उनमें एक तो आत्मसम्मान या अपन इसको एक और कह सकते हैं आत्मगौरव की जो भावना है, ये जो भावना है वो कमजोर हो रही थी। अब देखिए, जब एक समाज में सभी लोग एक साथ रहते हैं और जब कुछ उच्च लोगों के द्वारा निम्न लोगों के साथ जब इस प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है तो निश्चित तौर से एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को, एक व्यक्ति के आत्मगौरव अर्थात उसकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचती है। अर्थात उनकी भावनाओं को जब ठेस पहुंचती है तो उसके आत्मसम्मान में कमी आती है, उसके आत्मगौरव में कमी आती है। और कहीं ना कहीं जब अपन एक संगठित समाज की चर्चा करते हैं, संगठित होकर के किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए हम एकजुट होने का प्रयास करते हैं, तो यहां इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये एक समाज को संगठित होने से क्या करती है, रोकती है। अब अपन जब भारत की सामाजिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं तो गांधी जी की ये जो चर्चा है इसका अपन इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारत उस समय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार का भारत पे आधिपत्य था और भारत जो था वो ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था, स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। लेकिन क्या, अब जब हमारे मस्तिष्क में ये सवाल उत्पन्न होता है तो अपन ये देखते हैं कि क्या हम संपूर्ण समाज को एक किए बगैर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं? तो निश्चित तौर से हमारे मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि संगठन में ही शक्ति है, सभी एक हुए बगैर हम ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां समाज को संगठित रखने के लिए, संगठित करने के लिए समाज की जो बुरी परंपराएं हैं वो समाज को संगठित होने से क्या कर रही है, रोक रही है। तो यहां ये जो बुराई थी अस्पृश्यता की, ये भी समाज को संगठित होने से क्या कर रही थी, रोक रही थी। तो गांधी जी ने सबसे पहले समाज को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए अस्पृश्यता के निवारण की बात कही थी कि लोगों के बीच जो है ये अस्पृश्यता की चीज नहीं होनी चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी जब अपने सामाजिक विचारों को देखते हैं, अस्पृश्यता की जब बात करते हैं, अपन इस प्रकार के जो भेदभाव की चर्चा करते हैं, जो भेदभाव हो रहा था, अपन ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं पढ़ी थी, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा था जो दलित समुदाय था, या उनको जो सार्वजनिक जो जलाशय थे उनसे पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मगौरव को ठेस पहुंचाती है। तो गांधी जी ने जो था, गांधी जी जो थे उन्होंने इस समूह के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो था हरिजन। हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था, हरि के जन, ईश्वर के लोग कहकर के उन्होंने उनको पुकारा था। और इस प्रकार गांधी जी ने समाज को संगठित करने के लिए ये प्रयास गांधी जी के अपने को दिखाई देते हैं। दूसरी ओर जब गांधी जी के, जब अपन इसके भेदभाव की चर्चा करते हैं तो गांधी जी में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था वो रस्किन जो थे, उनकी रचना थी इनटू द लास्ट।
उससे प्रभावित होकर गांधी जी कहते हैं कि एक न्यायिक का कार्य भी उतना ही प्रभावशाली है, उतना ही महत्व रखता है जितना एक वकील का कार्य रखता है। यानी कर्म की अपन जब चर्चा करते हैं तो यहां उसमें भेद नहीं होना चाहिए। इसके आगे चल करके अपन चर्चा करेंगे, वर्ण व्यवस्था की चर्चा करेंगे, नारी सुधार की चर्चा करेंगे, वो भी अपन देखेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ अस्पृश्यता की बात थी तो इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आता है आत्मसम्मान की कमी और आत्मगौरव की कमी। इसके कारण आत्मसम्मान आत्मगौरव की जो कमी थी, जिसके कारण समाज को संगठित होने से रोका जा रहा था। तो गांधी जी ने लोगों के आत्मसम्मान और आत्मगौरव को पुनः जीवित करते हुए, पुनः ऊपर उठाते हुए उन्होंने अस्पृश्यता निवारण की बात की थी, छुआछूत की बात की थी कि यहाँ इसका विरोध किया था, ये समाज से मिटना चाहिए क्योंकि समाज को संगठित होने से इससे जो बाधा है ये बाधक के रूप में कार्य करता है। लोगों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चा की थी। इसके अलावा अपन गांधी जी के दूसरे महत्वपूर्ण विचार की अपन चर्चा करते हैं तो यहां आता है साहब वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। अब देखिए अपन इस वर्ण व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो प्राचीन काल में जब आप वैदिक सभ्यता को या आर्यों की सभ्यता का जब अपन अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी अपन इस वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप अपन को दिखाई देता है। अब देखिए वर्ण व्यवस्था में समाज के सफल संचालन के लिए, यानी यहां क्या था, समाज के सफल संचालन के लिए इस प्रकार की एक व्यवस्था बनी थी जिसमें आपने देखा होगा कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे। कौन कौन से थे आप देख सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जो थे ये समाज के संचालन की एक व्यवस्था थी। समाज संचालन, सफल समाज संचालन की एक व्यवस्था के रूप में ये वर्ण व्यवस्था उपजी थी। और यहाँ जो ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म, ये था धर्म पर आधारित थी। कर्म धर्म पर आधारित व्यवस्था थी, नैतिक व्यवस्था के तौर पर इसका संचालन हुआ था। अब देखिए धीरे धीरे यही जो वर्ण व्यवस्था जो है ये आगे चल करके किस पे, कार्य पे आधारित हो जाती। व्यक्ति जो कार्य करता है उसी कार्य के आधार पे ये संचालित होती है। और समाज जो है वो जातिगत बंधन जो थे, जातिगत जो बंधन थे उनमें जकड़ जाता है साहब यहाँ। तो यहाँ ये कार्य और कार्य जो है वो जातिगत बंधन के आधार पे जातियां जो है वो समाज में धीरे धीरे बननी प्रारंभ हो जाती है। और जातियों का जो जाल जो था वो उस समाज जो है उस पर हावी हो जाता है। तो यहाँ गांधी जी जो है वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पे आधारित है, धर्म पे आधारित है, न कि कार्यशैली के आधार पे। तो इस प्रकार गांधी जी इस चीज की चर्चा करते हैं। आगे अपन देखते हैं तो गांधी जी सामाजिक सुधारों में अपन जब चर्चा करते हैं नारी सुधार की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, नारी सुधार की। गांधी जी यहाँ पे नारी सुधार की भी चर्चा करते हैं। अब नारी सुधार के लिए गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी की अपन जब चर्चा करते हैं, 19वीं शताब्दी तक का अपन देखते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का जो दौर देखते हैं तो उसमें नारियों की जो स्थिति थी वो समाज में बहुत ही कमजोर थी। नारी को एक हीन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि गांधी जी क्या कहते हैं कि नारी जो है वो पुरुष से भी श्रेष्ठ है। इसलिए गांधी जी नारी के लिए सामाजिक सुधार की चर्चा करते हैं, नारी के लिए समुचित शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन नारी के लिए जब अपन आर्थिक स्वतंत्रता की जब चर्चा करते हैं तो गांधी जी नारी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात थी उसका समर्थन गांधी जी ने नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं समाज की संपूर्ण जो रूपरेखा है वो संपूर्ण रूपरेखा जो है वो नारी के आधार को अपन देख सकते हैं कि नारी की जो भूमिका है समाज निर्माण में किस प्रकार से तय होती है। तो गांधी जी नारी की समुचित शिक्षा की वकालत करते हैं, नारी के अधिकारों की वकालत भी करते हैं और नारी को एक महत्वपूर्ण स्थान के तौर पे देखते हैं कि नारी जो है
वो कहीं ना कहीं अपन जब समाज के संपूर्ण स्वरूप की का अध्ययन जब करते हैं और निष्कर्ष के तौर पे अपन जब देखते हैं तो नारी जो है वो पुरुष से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो प्रत्येक प्रकार के कार्य में अपनी भागीदारी जो है वो रखती है। इसके अलावा अपन जब गांधी जी के विचारों को और आगे बढ़ाते हैं तो सामाजिक सुधार में गांधी जी जो थे उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की थी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शिक्षा नीति संचालित है वो भारतीय विकास में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती, और ना ही उस समय की जो प्रचलित भारतीय शिक्षा पद्धति है वो भी भारतीय समाज के उत्थान में कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। इसके लिए गांधी जी ने एक बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत दिया था, बेसिक शिक्षा का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है एक रोजगारपरक शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात बालक को पहले से ही प्रारंभिक दौर से ही उसको इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वो किस प्रकार का रोजगार है वो आगे चल करके कर सकता है। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिसमें रोजगार की जो संभावना है वो ज्यादा अपने को दिखाई देती है। इसके अलावा शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति का चारित्रिक जो विकास है वो करना है। तो शिक्षा के अंदर इस प्रकार के पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए जिसके आधार में व्यक्ति का चारित्रिक जो विकास है वो सर्वांगीण तौर से उसका विकास हो सकता है। इसके अलावा अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है उसकी वकालत भी गांधी जी करते हैं। इसके अलावा जो गांधी जी के विचारों को अपन सामाजिक विचारों को आगे बढ़ाते हैं तो अपन देखते हैं गांधी जी अहिंसा पर आधारित समाज की बात करते हैं, यानी कि हिंसा पर आधारित कोई समाज होगा, हिंसक कोई समाज होगा तो वह समाज विकास नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमेशा उन्हीं गतिविधियों में उलझा हुआ रहेगा, वह अपने विकास के लिए या अपने उत्थान के लिए समय नहीं निकाल पाएगा। कि लोग एक दूसरे के साथ हिंसा करते रहेंगे, एक दूसरे को किस प्रकार से अपन कमजोर कर सकते हैं, ऐसे विचार जब लोगों के मस्तिष्क में रहेंगे तो समाज है वो उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि समाज में एक सौहार्द सहिष्णुता का जो वातावरण है उसका निर्माण होना चाहिए। अर्थात अपन जब समाज की यहाँ चर्चा करते हैं तो गांधी जी का समाज के संदर्भ में जो अर्थ है वो राज्य को लेकर के ही किया गया है, यानी उनका जो अहिंसात्मक जो समाज है वह अहिंसात्मक समाज राज्य की चर्चा करते हैं कि राज्य के अंदर हिंसा की जो गतिविधियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार गांधी जी के जो सामाजिक विचार जो थे उनका संपूर्ण अध्ययन जो था वो इन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इनके आधार पे अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में अपना जो टॉपिक है वो केवल और केवल सामाजिक विचारों तक ही सीमित है। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।